नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा से संबंधित सेट लाया हूँ, जो कि सिर्फ कहने को तो है बिहार दरोगा का सेट है, लेकिन मैं इतना ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता दूंगा जो कि एवरी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए दोस्तों लास्ट तक ज़रूर इसे देखिएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक रूप का है। कथन ए कहता है। कथन आर जो कहता है कि अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा के प्रावधान हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा दोस्तों, आप खुद से टेस्ट के तौर पे आप प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि आप कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ए जो है सही है, लेकिन परंतु आर जो है वह गलत है। तो भारत तो एक संघात्मक स्वरूप है ही दोस्तों, लेकिन 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात लगता है दोस्तों। संवैधानिक तंत्र अगर विफलता होती है तो वह 356 में इसका दिया गया है। और दो जो है दोस्तों, सबसे पहले आपात जो लगाया गया था, अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, संवैधानिक तत्व की विफलता जो आपातकाल किस राज्य में लगाया गया था, तो पंजाब में 1951 में लगाया गया था दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 360 में जो है, जैसे कि किसी भी देश में पैसे की कमी हो जाती है तो उस तरह से वित्तीय आपात लगाया जाता है दोस्तों। तो भारत में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में कि भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लगाई गई है। तो दोस्तों एक भी बार भी नहीं लगाया गया है, 360 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। अगला हम लोग बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बता रहे हैं ना दोस्तों, तो है क्या कि आरबीआई के कौन ऐसे व्यक्ति हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ऑप्शन में अगर आपको दिख जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह तो एकदम नहीं छोड़िएगा दोस्तों, और उसको टिक करके एकदम आइएगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो है वित्त मंत्री भी बनाए गए थे, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग कि ये मैथमेटिक्स से प्रश्न जो है दोस्तों मैं अलग से बता दूंगा। चलिए अगला है कि नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन पहला कथन क्या कहता है कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो सही है। अगला है नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। जी नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। जो 7 केंद्रीय मंत्री नहीं होते हैं, नीति आयोग के पदेन सदस्य जो होते हैं वह जो है पदेन सदस्य 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि पहले जो था ये नीति आयोग क्या था, आपको तो पता ही होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले जो था यह नीति आयोग नहीं था, योजना आयोग था। और उसके बाद जो है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना हो गई। उसके बाद योजना आयोग नीति आयोग हो गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजीव कुमार अभी हैं दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं कि नीति आयोग के जो हैं या योजना आयोग के प्रमुख जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। अभी तो हमारे कौन हैं, वो हमारे कौन है, श्री श्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी। अब पहले कौन थे दोस्तों, आपको बताना है। और चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, तो निजीकरण नीति को बढ़ावा देना भी है दोस्तों। फिर उसके बाद वैश्वीकरण नीति को भी, उदारीकरण नीति को भी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं कि भारतीय रुपया
जो है पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय कैसे है? तो भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में नहीं, स्वर्ण में जी नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं भुगतान शेष के चालू लेखा के रूप में। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि इस 57 का इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में जो है भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। अगला हम लोग देखते हैं कि अगला है सुमेलित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सुमेलित करना है कि विद्युत चुंबकत्व, तो ये फैराडे महोदय का दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आनुवांशिकता के सिद्धांत, तो ये तो कौन दिए हैं? ग्रेगर मेंडल महोदय। तो कैसे दिए? कौन सा? मटर के दाने से ना। चलिए देखते हैं जड़त्व का नियम किसने दिया? तो ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन के नियम से मिलता है। प्राकृतिक वर्णवाद का नियम जो है डार्विन महोदय ने दिए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में प्रक्षेपित दूरसंचार उपग्रह GSAT-30 निम्नलिखित किस पूर्व उपग्रह का स्थान लेगा? जी हाँ दोस्तों, GSAT-30 जो है किसका स्थान लेगा? तो आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, INSAT-41 का स्थान लेने वाला है। अगला है 60 नंबर कि जब कठोर जल पूर्णतया वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में आप लोग देखते हैं वो उजला जैसा बच जाता है दोस्तों। जी हाँ, वो उजला जैसा क्या बच जाता है? सफ़ेद ठोस जो है वो क्या बच जाता है? तो देखते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। ऑप्शन 2 नंबर देखते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। तीसरा देखते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ये सभी होंगे, ऑप्शन डी सही होंगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट भी इसमें रहते हैं दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट भी बचते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड भी बचते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, जो कि हमें सपोर्ट मिले। और अगला बताते हैं दोस्तों कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। जी हाँ, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? जी हाँ दोस्तों, कैप्सूल का आवरण जो होता है स्टार्च का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। स्टार्च एक जो है प्राकृतिक बहुलक है दोस्तों, याद रखिएगा स्टार्च एक क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। और आप को बहुत बार ये भी पूछा जाएगा, सेल्यूलोज के बारे में बता देता हूँ। सेल्यूलोज जो है कोशिका भित्ति जो होती है, आप देखते होंगे कोशिका भित्ति, आप सेल के बारे अध्ययन कीजिएगा तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? तो पहले तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में या फिर मानव कोशिका में, है ना। तो देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। तो कोशिका भित्ति में जो है वह आपका सेल्यूलोज पाया जाता है। अगला आपको देखिए दोस्तों कि प्रोटीन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बच्चे में पेट निकल जाता है, शरीर का मांस छोड़ देता है, तो इसके कमी से जो है दोस्तों आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है। तो वह रोग कौन सा है? जी हाँ, वो है क्वासियोरकर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होती है। और कौन सा रोग है? मरासमस रोग प्रोटीन की कमी से होती है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, याद रखना है। और आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होगी? मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, केराटोसिस जो बीमारी होगी आर्सेनिक विष के कारण होगी। चलिए अगला देखते हैं कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण का किस पे होगा? तो वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होगा, ऑक्सीडेशन, तो वो होगा एनोड पर। एनोड जो है दोस्तों वो धनायन है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो है दोस्तों आपका कैथोड क्या है? कैथोड जो है वह ऋणायन है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला मैं बताने के पहले मैं आपको ये बता दे, जी हाँ दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप लास्ट तक भूल जाएंगे, इसलिए ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एथिलीन
अणु की आकृति होती है? जी हाँ दोस्तों, एथिलीन अणु की कैसी आकृति होती है? तो वह होती है समतल कोणीय आकृति होती है एथिलीन अणु की। चलिए दोस्तों, इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? समतल कोणीय आकृति होती है। दूसरा क्वेश्चन मैं ये भी बता देता हूँ दोस्तों, एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और एक तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वो कौन सा प्रश्न है? एथिलीन। अरे भाई, गैसों कौन सा गैस है जो कि फल को पका देता है, हरे फल को? तो वो है एथिलीन। आपको बहुत जगह एसिटिलीन भी मिल जाएगा। जी हाँ, अगर एथिलीन नहीं रहेगा ऑप्शन में ना, तो आप एसिटिलीन को छूइएगा। अगर दोनों रहेगा तो एथिलीन को आप छूइएगा, ज़्यादा प्रिफर एथिलीन को कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब देखा जाए अगला प्रश्न है भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? वह जो है बीकानेर से छोड़ा गया था। बीकानेर से छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था दोस्तों? तो 17 मार्च 1988 को छोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? जी हाँ, क्या बोल रहा है? उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है। तो वह संकलक है, जिसे कि आप लोग कंपाइलर बोलते हैं। कंप्यूटर में जो रहता है, कंप्यूटर साधारण भाषा को क्या समझ पाता है? जी नहीं। तो कंप्यूटर जो है कंपाइलर की मदद से वो प्रोग्रामिंग को समझ पाता है दोस्तों। बहुत चीज़ में होता है, बहुत ऐसी मशीन में होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने सिंपल एक एग्जांपल आपको दिया। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला है कि अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों और SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है दोस्तों, यह बहुत ही नुकसानदायक है दोस्तों। तो आप देखते होंगे कि बहुत बार देखते हैं कि ज्वालामुखी से जो निकलता है गैस, ज्वालामुखी से बहुत सारा गैस निकलता है। आपने देखा भी होगा टीवी में और पढ़ा भी होगा। तो उसमें दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। यह एक कैसा गैस है? यह एक रंगहीन गैस है। और ये जो जाएगा ना नाक में, तो आपका दम घुटने लगेगा। ठीक है दोस्तों, यह गंधयुक्त भी है। गंधयुक्त हवा से भारी तथा विषैला गैस है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि आपका है कि रडार का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रडार का प्रयोग जो है दोस्तों कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या रडार का प्रयोग? तो रडार का प्रयोग दोस्तों साधारणतया किस में होता है? तो देखते होंगे वायुयान जो चलता है, तो ऊपर में क्या आपका जैसे आप रोड पे चलते हैं तो आप एकदम आराम से देख रहे हैं, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। क्या वायुयान भी ऊपर में भी देख पाएगा क्या? इधर रोड है, उधर रोड है, तो कैसे जाएगा? तो रडार वगैरह लगाया रहता है। जी हाँ, तो वायुयान में लगाया रहता है रडार। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव में प्रकृति रूप में नहीं होता है? जी हाँ, मानव में प्रकृति रूप में कौन सा तत्व नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही होगा। शीशा जो है वह मानव में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है दोस्तों, जबकि जस्ता तो होता ही है, आयोडीन भी होता है, तांबा भी होता है दोस्तों। अच्छा, आप लोग ये भी जान लीजिए दोस्तों कि शीशा का मुख्य अयस्क क्या है? तो अयस्क जो है यह गैलेना है। शीशा का मुख्य अयस्क क्या है? गैलेना है। और शीशा शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, खून के थक्के का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो वह है सोडियम 24 का। सोडियम 24 का जो है खून में थक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। और उसके बाद आप लोग जान ही रहे होंगे कि कोबाल्ट 60, हाँ कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर में यूज आता है ना।
आपको आर्सेनिक से इसमें तो नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए अगला है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए दिया जाता है, लगाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुकर खांसी से, टिटनेस से और डिप्थीरिया से। जी हाँ, कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाने के लिए दिया जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको बात कर लेते हैं, तो ये टिटनेस से जो है कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, कौन सा शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो है ये टिटनेस से प्रभावित हो जाता है। आपको बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, लॉ जॉक किससे संबंधित है? तो जॉ लॉक जो है आपका टिटनेस से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा आप। चलिए अगला देखते हैं, गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में से कौन किस एक गैस मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो भी गोताखोर यूज करेगा वो अब ऑक्सीजन ही सिर्फ लेके जाओगे नहीं, ऑक्सीजन ही तो सिर्फ लेके नहीं जाओगे, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को भी ले जाना नेसेसरी होगा दोस्तों, नहीं तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना। ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम को मिलाना नेसेसरी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होगा वो रिएक्टिव होगा और हीलियम जो होगा दोस्तों वो थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है, इस कारण हीलियम को मिलाना नेसेसरी होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है कि खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो खान में जो है विस्फोट क्यों होता है ज़्यादा? तो यह जो है ऑप्शन सी इसका सही होगा, मीथेन का हवा से मिलना। तो मीथेन तो आप जान रहे हैं कि मीथेन जो है गैस का रूप है, जैसे कि बायोगैस में क्या चीज़ पाया जाता है, धान के खेतों में कौन सा गैस पाया जाता है, ये सब आप लोग एग्जाम में देखे ही होंगे बहुत बार। तो ये मीथेन गैस है, वही मीथेन है जो कि खानों में विस्फोट भी करा देता है दोस्तों, तो याद रखना है। ऐसा नहीं कि सोच लेना है कि डायनामाइट से विस्फोट हो जाता है, जी नहीं। डायनामाइट की खोज किसने किया था? हाँ, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? 1867 में किया था, अल्फ्रेड नोबल ने, याद रखिएगा। और अगला है कि डायनामाइट जो है क्या काम में आप लोग लाते हैं? तो पहाड़ को उड़ा देना है भाई, ऐसा नहीं कि आप खान को ही उड़ा दें। जी हाँ, खान को भी आप उड़ा सकते हैं, लेकिन उससे डायनामाइट का जो है वो ये उपयोग नहीं है कि आदमी मर जाएगा उससे, क्योंकि मानव ही ना उड़ाएगा, अपने आप तो नहीं उड़ जाएगा, तो वो मीथेन है, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं कि विकास का सिद्धांत। जी हाँ, प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो विकास का सिद्धांत जो है दोस्तों वह चार्ल्स डार्विन महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जी हाँ, डार्विन महोदय बहुत ही महान व्यक्ति थे। तो विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वो चार्ल्स डार्विन। अगला है ऑप्शन, इसको भी देख लेते हैं कि लुई पास्चर। जी हाँ, ये भी महान थे, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी दोस्तों। अरस्तु को जीव जनक का क्या माना जाता है? जनक बोल दो या पिता बोल दो, है ना। अभी मैंने आपको तो बताया था ग्रेगर मेंडल, तो आपको बताना है कि ग्रेगर मेंडल ने क्या खोज किया था भाई, मटर के पौधे से जो किया था, आपको बताना है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, जब आँखों में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, आप लोग बताएंगे कॉर्निया, रक्त पटल, दृष्टि पटल, ये सब बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, नेत्र श्लेष्मा जिसको कहते हैं, या कंजक्टाइवा होता है, वो जो है
आपका आँख को सुजा देता है। जब आपके आँख में गंदगी चल जाती है तो आपका आँख सूज जाता है। जी हाँ, अगला देखते हैं। अगला बात है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है। तो मानव शरीर में जो है सैनिक के रूप में कौन खड़ा रहता है दोस्तों। तो मानव शरीर का सैनिक क्या है, श्वेत रुधिर कोशिका। श्वेत रुधिर कोशिका जो है मानव शरीर का सैनिक है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में दोस्तों। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का आकार एवं रचना जो है कैसा है। तो वहाँ पर ऑप्शन अगर रहे अमीबा के समान है तो आप मार दीजिएगा एकदम फ्री होके, अमीबा के समान है डब्ल्यूबीसी का आकार एवं रचना। और उसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। तो निर्माण जो है अस्थि मज्जा में भी बहुत बार हो जाता है, लिम्फ नोड में भी बहुत बार हो जाता है दोस्तों, कभी कभी तो यकृत और प्लीहा में भी होता है दोस्तों। तो याद रखना है, इसका जीवन काल भी पूछ लिया जाता है। तो 3 से 4 दिन बहुत ऐसे बुक में लिखा रहता है, बहुत ऐसे बुक में 2 से 4 दिन रहता है। और रेड ब्लड सेल का रहेगा 120 दिन, 20 से 120 दिन। इसको तो जरूर से जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिका मेलानिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। जी हाँ, तो मेलानिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ये दूसरा नंबर जो है, यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। मेलानिन जो होता है वो पराबैंगनी जो किरण है उसके लिए पारदर्शक नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए एक बात मैं और आपको बता देता हूँ दोस्तों कि मेलानिन की अगर अधिकता होगी ना तो वो बंदा कैसा हो जाएगा, वो काला हो जाएगा। अगर कमी रहेगी ना तो वो बंदा कैसा होगा, गोरा होगा। जी हाँ, याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। बाल का जो आप देखते होंगे सफ़ेद रंग हो जाता है, सफ़ेद होना जो क्या है, मेलानिन की कमी। बहुत ऐसे बाल का सफ़ेद हो जाता है, बच्चों लोग का भी बाल सफ़ेद हो जाता है, किसके कारण होता है, तो वह है मेलानिन की कमी के कारण। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। क्या बोल रहा है, वास्तविक सूर्योदय के पहले थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। सूर्य उगने के पहले देखते होंगे थोड़ा थोड़ा दृश्यमान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा जो है दोस्तों कि प्रकाश का वायुमंडलीय जो है क्या चीज़ के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, याद रखना है। और आप लोग ये भी जान लीजिए दोस्तों कि लाल रंग पहले दिखता है ना। जी हाँ, लाल रंग पहले दिखता है। क्यों दिखता है, लाल को खतरे का निशानी भी बनाया गया है। क्या लाल ने कोई गुनाह किया था, जी नहीं, क्योंकि लाल रंग कम फैलता है। जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा रहेगा वो कम फैलेगा। अब बैगनी रंग क्या है कि ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य कम है। फैलाव ज़्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य कम होगा, एकदम विपरीत। अगर लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो वो कम फैलेगा। कम फैलेगा तो आप दूर से भी ना देख सकते हो, बैगनी रंग तो दूर से नहीं दिखेगा इस कारण। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आकाश का नीला रंग क्यों होता है, आप लोग को बहुत बार एग्जाम में आएगा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, वही फैलाव जो मैंने बोला, प्रकीर्णन ज़्यादा होता है कम होता है, तो प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का नीला रंग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि 79 का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पहला है, दूसरा है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र विक्रम साराभाई केंद्र। उपयुक्त संस्थानों में से कौन सा जो है अहमदाबाद में स्थित है। जी हाँ, अहमदाबाद में स्थित है। तो आपको बताना है दोस्तों। जी हाँ, सही उत्तर इसका सही होगा ऑप्शन बी जो होगा ये अहमदाबाद में है। कौन कौन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला आपका जो है अहमदाबाद में है। दूसरा जो है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है यह भी अहमदाबाद में है। अगला जो है कि विक्रम साराभाई जो है आपका तिरुवनंतपुरम में है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। तो देखते हैं कौन सा एक नहीं है। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जी हाँ है तो। अंतर्राष्ट्रीय एवं सामाजिक परिषद, ये भी तो है दोस्तों। अगला है कि न्याय परिषद, एकदम है, न्याय भी करेगा ना। खाद्य एवं कृषि संगठन, ये नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंग नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो हम लोग एक बात कर लेते हैं दोस्तों, महासभा जो है विश्व का लघु संसद कहलाता है, इसी का अंग है, किसका, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का। जी हाँ, इसका जो है 6 अंग होते हैं, 6 अंग। कौन कौन है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्याय परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय भी है दोस्तों। तो आपका बोला जाएगा विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, तो वो महासभा को कहते हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 15। 10 जो हैं 2 साल पे चुने जाते हैं, हर एक 2 साल पे हर एक देश का चुने जाते हैं। और जो है दोस्तों, और 5 जो है वो परमानेंट सदस्य होता है। जी हाँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 5 परमानेंट सदस्य कौन है सुरक्षा परिषद का। और जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और जो है, जी हाँ दोस्तों, सॉरी, इसकी स्थापना 1945, जी हाँ 1945 में हुई थी। जी चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय जो है वह कहाँ अवस्थित है। इसका सही उत्तर होगा, वह जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का जो मुख्यालय है वह जेद्दा में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कुछ मुख्यालय के कुछ जो है संघ का मुख्यालय मैं बता देता हूँ संगठन का। जैसे कि नाटो का बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो वो कहाँ है, तो वो है ब्रुसेल्स में। तो यूएनईपी का जो है वह नैरोबी में है। यूएनईपी जो पर्यावरण से संबंधित है नैरोबी में है। ठीक है दोस्तों। अगला आईओसी का मुख्यालय कहाँ है, तो वह लुसाने में है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय सदस्य नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन से बताना है कि देशों के राष्ट्रकुल, जी नहीं, इसका तो भाई सदस्य है ना, तो भारत सदस्य नहीं है, तो किसका, देशों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का सदस्य है, जी हाँ है। अगला देखते हैं, सार्क का सदस्य एकदम है दोस्तों। फिर नाम का सदस्य एकदम है, नाम का सदस्य। अगला है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य, जी नहीं, इसका सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन डी जो है इसका सदस्य नहीं है। किसका, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का है, नहीं है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों बैंकॉक में है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। और सार्क का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो वह है आपका काठमांडू में है। कहाँ है, काठमांडू। और नाम का जो स्थापना कब हुआ था, तो नाम का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन हैं। जी हाँ, ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय हैं ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका भी प्रधानमंत्री मतलब पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो का पूर्ण नाम क्या है। तो इसरो का जो पूर्ण नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका सही होगा, इंडियन
स्टैंडर्ड जो जी सॉरी दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। आपको बताना है कि स्पेस जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, और अभी कौन है इसके अध्यक्ष। चलिए अगला देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका ए सही होगा, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। जी हॉकी खेलों में भाग लिया था, ओलंपिक का हॉकी खेलों में। जी हाँ, तो 1928 के एम्स्टर्डम में। चलिए अगला देखते हैं कि अगला आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। केवल साहित्य से संबंधित कौन सा पुरस्कार है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये जो शुरू हुआ था 1765 से दिया जा रहा है ना। जी हाँ, 1765 से दिया जा रहा है। अब आपको पूछ लिया जाएगा कि पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आप जान ही रहे हैं कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वह दिया जाता है 1970 से, किसके क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और भारत रत्न 1954 से दिया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र में काबिल व्यक्ति, उत्कृष्ट योगदान अगर आप दीजिएगा तो आपको भारत रत्न मिलेगा। उसके बाद मैग्सेसे पुरस्कार, जी हाँ, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1951 में दिया जाता है, वहाँ से 1958 से, सॉरी दोस्त, 1958 से दिया जाता है। तो किसके क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार, जो जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविले जनरल संग्रह किस देश से अलग होने से संबंधित है। तो बोगनविले जनरल संग्रह जो है दोस्तों, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, किस देश से अलग होने के संग्रह, तो पपुआ न्यू गिनी। तो याद रखिएगा, पपुआ न्यू गिनी। अगला हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आपको बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। और जो है आपको ये भी बताना है कि सूफी संत जो थे कि गुरु को क्या कहा जाता है। मैं ही बता देता हूँ दोस्तों, पीर और शिष्य। देखिए, गुरु को जो कहा जाता था दोस्तों, पीर कहा जाता था, और शिष्य जो है मुरीद को कहा जाता था, मतलब मुरीद को ही शिष्य कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि आपको मैथमेटिक्स से, जी हाँ मैथमेटिक्स से अगला है, इनमें से कौन सा परमाणु रिएक्टर है। परमाणु रिएक्टर इनमें से कौन सा है, बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। इनमें से जो परमाणु रिएक्टर है ये जो है सभी परमाणु रिएक्टर हैं। कैगा भी परमाणु रिएक्टर है, तारापुर भी परमाणु रिएक्टर संस्थान है ना, कुडनकुलम भी परमाणु रिएक्टर है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी सही होगा। अच्छा, आपको पूछ लिया जाए कि कैगा कहाँ है, तो कैगा कहाँ है दोस्तों, कौशिक कैगा, कौशिक कर्नाटक। कुडनकुलम कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। और तारापुर तो आप लोग जान ही रहे हैं, महाराष्ट्र में है दोस्तों। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो तारापुर ना था दोस्तों। तो किसके सहयोग से, तो यूएसए के सहयोग से किया गया था इसकी स्थापना ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार कैसा हो। कर को प्रतिगामी कब कहेंगे, जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े ना। प्रतिगामी तब आप कहोगे, जी हाँ,
तब वो प्रतिगामी कर कहलाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो बिहार में दोस्तों सर्वप्रथम जो है वह 94 का क्या है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कौन सा, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अच्छा तो एक बात ये भी है दोस्तों, कब इसकी स्थापना हुई, तो 1917 में हुई थी, 1917 में, मैंने ये तो बताना ही भूल गया। चलिए देखते हैं अगला, कि बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है। तो बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य वित्त निगम। कौन है, बिहार राज्य वित्त निगम। 96 नंबर देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया, किस नगर में किया, जी हाँ, तो वह किया है बंगलुरु में। कौन सा नगर, बंगलुरु में किया है। अगला हम लोग देखते हैं कि अगला है 97, पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली में बनी हुई है। जी हाँ, तो कौन सी शैली में बनी हुई है दोस्तों, ऑप्शन इसका डी सही होगा, यूरोपीय पुनर्जागरण काल शैली में बनी हुई है। कौन कौन सा, तो पटना का राजभवन, मुख्य सचिवालय और तथा उच्च न्यायालय, क्या लिखिएगा, यूरोपीय पुनर्जागरण शैली है, काल की शैली है। अगला है, नेक्स्ट है प्रश्न कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की महिला वैज्ञानिक क्रिस्टीना कोच 228 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत कर 28 सितंबर 2019 को अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा संपतक रहने वाली महिला बन गई है। जी हाँ दोस्तों, तो ये क्या है, सही ही है ना। अगला देखते हैं, मीडिया समाचारों के अनुसार क्रिस्टीना कोच 6 फरवरी 2020 को जब पृथ्वी पर वापस लौटेंगी तो अंतरिक्ष में 328 दिन से अधिक समय व्यतीत कर चुकी होंगी। जी हाँ दोस्तों, यह भी क्या है, सही है। अगला देखिए दोस्तों कि क्रिस्टीना कोच से पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 2016-17 के दौरान 288 दिन तक रहने का रिकॉर्ड नासा की ही अंतरिक्ष यात्री पेगी विस्टन ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन ए जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, तीनों मतलब सही होगा। अगला 99 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। तो ओजोन O3 करता है, अरे भैया एकदम करेगा। मीथेन करेगा, जी हाँ करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड करेगा, विचार करते हैं देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, जी हाँ करेगा। तो ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, SO2 जो है अम्लीय वर्षा का कारण होता है। आपसे पूछ लिया जाए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है अम्लीय वर्षा का क्या कारण होता है, NO2 और SO2। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जो ताजमहल का जो रंग पीला हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसी के कारण ना। माता पिता जो कहते हैं कि पहला वर्षा में बाहर नहीं नहाना है, क्यों नहीं नहाने कहते हैं, क्योंकि अम्लीय वर्षा से आपको हानि पहुंचेगा, है ना। चलिए देखिए, इसमें जो है हम लोग बता देते हैं, ग्रीन हाउस का जो सर्व प्रमुख कारण जो है दोस्तों, वह मेन कारण क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन, आप लोग जो जीवाश्म ईंधन देख रहे हैं वही तो है कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य कारण। मीथेन गैस आपको पहले भी बताया ना, धान की खेतों में कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन गैस, जी हाँ याद रखिएगा। चलिए अगला है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ग्लोबल तो आपको लग ही रहा है कि पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इको मार्क का संबंध किससे है, तो इको मार्क भी तो पर्यावरण से ही ना है दोस्तों। अगला पूछ लिया जाए कि हॉलमार्क का संबंध किससे है, तो गहना खरीदने गए हैं कि नहीं, अगर शादी विवाह किए होंगे तो जरूर गए होंगे। तो हॉलमार्क का संबंध
आभूषण की गुणवत्ता से है। अब भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1947 को। चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ दोस्तों, मैं एक और बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।